हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लेसन 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास में मेंडल के प्रयोगों को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में स्टडी करेंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी में इस टॉपिक को स्टडी करते हैं कि मेंडल का प्रभाविता का नियम एवं मेंडल के पृथक्करण का नियम, जहां पर कि एक संकर क्रॉस, उसको अभी हम स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर उन विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहे थे और उन विकल्पी लक्षणों के साथ साथ पौधे का संकरण किया। तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के संततियों का अध्ययन किया और जो विकल्पी लक्षण वाले पौधे थे उनके अनुपातों की गणना की। अब ये किस तरह से गणना की, आइए हम देखते हैं मेंडलीव के प्रयोग को। मेंडलीव ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए और आनुवांशिकता अथवा माता पिता के जो गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी हासिल की। तो मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उनके बगीचे में जो मटर के पौधे लगे हुए थे उनके गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा लिया और अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे थे, तो उनमें से कोई भी मध्यम कद का पौधा नहीं था। तो इन्हीं परिणामों को स्टडी करते हुए मेंडलीव ने आगे और अध्ययन किया और उन्होंने मटर के पौधों के साथ अपने जो परीक्षण किए उसमें उन्होंने लगभग 30,000 मटर के पौधे चुने और उनके ऊपर उन्होंने परीक्षण जारी रखा। अब मेंडलीव ने 2 मटर के पौधों, वो पौधे कैसे थे कि उसमें एक के फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरों में फूलों का रंग सफेद था। तो इन दोनों के बीच जब पर परागण कराया गया तो जो F1 पीढ़ी हमें मिली उसके सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए, परंतु जब उनका संकरण स्वपरागण द्वारा कराया गया, यानी कि ये जो पौधे हमें यहाँ पर जो पौधे प्राप्त हुए जिसमें बैंगनी रंग के फूल थे, उनका जब स्वपरागण उन्हीं के साथ कराया गया तब हमें F2 पीढ़ी मिली और उसमें 3 भाग बैंगनी फूलों का था और 1 भाग सफेद फूलों का था, यानी कि इनमें अनुपात 3:1 का अनुपात हमें देखने को मिला। उसके पश्चात मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है कि मेंडल का प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब विषम युग्मजी, यानी कि जिसके अंदर 2 जोड़ी गुण सूत्र अलग होते हुए भी एक प्रभावी होता है या एक अन्य प्रभावी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मान लो एक छोटा टी है और एक बड़ा टी है, बड़ा टी जो है वो मान लो लंबे पौधे के लिए है और छोटा टी है ड्वार्फ प्लांट के लिए, है ना, या बौने पौधे के लिए है। तो यहाँ पर ये जो जोड़ी गुणसूत्र हमें दिख रहे हैं, इसके अंदर जो बड़ा टी है वो प्रभावी है और जो छोटा टी है वो अप्रभावी लक्षण है। तो इनके बीच में जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में अगर संकरण करवाया जाता है तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। तो वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमने एक जो है लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, तो ये जब हमें पौधा मिला तो इस पौधे के अंदर ये जो बड़ा टी, जो कैपिटल टी हम देख रहे हैं, वह प्रभावी लक्षण है और ये जो पौधा हमें मिलेगा ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा पौधा। और जो छोटा टी हमें दिख रहा है तो वो अप्रभावी लक्षण है, इसलिए वो छुपा रहता है और वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, वह इस पीढ़ी में हमें नजर नहीं आता। तो यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज के में समान रूप से 2 प्रभावी लक्षण पाए
जाते हैं कि अब जैसे छोटा टी यहाँ पर अप्रभावी है, तो अगर ये छोटा टी के साथ ही होगा, यानी कि पौधा बौना है, तभी वह प्रभावी लक्षण दे पाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है। तो प्रभावी लक्षण वो लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे कि गोल बीज या बैंगनी रंग के फूल, या अगर लंबा पौधा है तो अभी जैसे हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी का। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर हमें छोटा टी दिखाई दे रहा था। अब मेंडल के पृथक्करण का नियम या एक संकर क्रॉस क्या है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता दोनों से एक एक लक्षण प्राप्त करते हैं। और मेंडल ने जब ये नियम प्रतिपादित किया तो उन्होंने क्या देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराने पर जो वंशज उत्पन्न हुआ उसमें केवल एक ही प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुआ, और उससे जो अगली पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण 3:1, जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं, के अनुपात में प्रदर्शित हुए। तो इसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एक लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, और इनके युग्मक हम देख रहे हैं, लंबे पौधे के हैं कैपिटल टी और बौने पौधे के हैं स्मॉल टी। तो जब हमने संकरण कराया, आप एरो से देख सकते हैं कि संकरण में जो युग्मक है एक लंबे पौधे का और एक बौने पौधे का आपस में मिलके नए पौधा बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप F1 जनरेशन में हमें जब दो पौधों का संकरण किया तो हमें यहाँ पर 4 पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और चारों पौधों में आप कैपिटल टी देख रहे हैं, यानी कि लंबे पौधे का युग्मक है। तो ये सभी पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब यही जो F1 जनरेशन के पौधे हैं, इनका जब हमने आपस में स्वपरागण किया तो स्वपरागण करने पर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं ये लंबा पौधा है। तो ये दोनों लंबे पौधे जो हैं, जो F1 संतति में जो हमें पौधे प्राप्त हुए, इनका जब हमने संकरण किया तो एक पौधे में एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो तभी यहाँ पर आप 4 युग्मक देख रहे हैं। और जब हमने इनका संकरण किया तो जो हमारे पास पौधे प्राप्त हुए, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कैपिटल टी है, यानी कि ये लंबा पौधा है। यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है। यहाँ पर हम दोनों ही युग्मक, दोनों जो एलील हैं वो कैसे हैं? छोटा टी है, यानी कि बौना पौधा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तो लंबे पौधे मिले और एक हमारे पास बौना पौधा मिला। ये इसका है फिनोटाइप। फिनोटाइप माने जो हमें देखने से पता चल रहा है। यहाँ पर हम देखकर पहचान पा रहे हैं कि 3 हमारे पास लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा है, तो इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। अब जीनोटाइप यानी कि इसके जीन कैसे हैं? एक प्योर, यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबा पौधा है, इसमें आप देख रहे हैं कि युग्मक किसके हैं? बड़े पौधे के भी हैं और जो बौना पौधा है उसके भी हैं। तो ये आ जाएगा 1:2:2, और जो बौना पौधा है उसमें दोनों ही टी हैं, तो 1:2:1, यानी कि ये हमारा हो गया जीनोटाइप, यानी उसके जो जीन्स हमें देखने में नजर आ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये मोनोहाइब्रिड संकरण आपको क्लियर होगा। तो ये इसका अवलोकन है कि प्रथम संतति F1 में सभी पौधे लंबे थे, F2 के अंदर 3/4 पौधे लंबे थे और 1/4 बौने थे। तो फिनोटाइप, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसका फिनोटाइप हो गया 3:1 जो मैंने लिखा था, और जीनोटाइप 1:2:1। और निष्कर्ष हमने क्या निकाला इसमें से कि टी और टी, जिसमें बड़ा और कैपिटल टी दोनों आ रहे हैं, ये कैसे थे? लंबे पौधे थे। और यद्यपि अगर दोनों ही टी स्मॉल हैं तो ये बौना पौधा है। तो अर्थात अगर कैपिटल टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि
बौनेपन के लिए हमें 2T या 2 जो स्मॉल t है उनकी प्रतियां होनी आवश्यक है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको हिंदी में क्लियर होगी। अब हम इसको इंग्लिश में स्टडी करते हैं। नाउ द टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन लेसन 9 we'll study in English. The law of dominance and law of segregation by Mendel. So he used the plant with pure breeding for his trait and considered the contrasting characters, and when these plants were crossed with contrasting characters, he studied that the progeny of the first generation and the second generation and calculated the ratio of these plants and their contrasting characters. So when Mendel carried out his experiment with a tall and the short plant, so he found that these offsprings were either tall or either short, but not of the medium height. So when such observations were observed by Mendel, so he further researched his experiments and carried out almost 30,000 experiments on pea plants for the next several years, and he formulated certain laws that were very important about studying heredity and inheritance. So for example, he had taken a pea plant that was crossed with true breeding for violet color and the plants with true breeding for white color. So the resulting hybrid for F1 generation, he found that all the plants were with violet flowers, and when these plants of F1 generation were again self-pollinated, so in F2 generation, 3/4 of the plant has violet flowers while 1/4 were having white flowers. So that means the ratio was approximately 3:1. And now what is the law of dominance? So Mendel's law of dominance states that in a heterozygote, so what is this heterozygote? Means when two chromosomes in a homolog pair are different. That is, one is dominant and one is recessive. So this is heterozygote, in which, as you are seeing, one is capital T and one is small t. That means these two chromosomes are different. Capital T is the dominant one and the small t is the recessive character. So when both these alleles, they are contributing to the phenotype, the dominating allele will be expressed exclusively. As we are seeing here, there is a capital T, means this is a dominating character which represents the tallness of a plant. So this plant will be tall, and the recessive allele will remain silent but will be transmitted to the offspring in the same manner in which the dominant allele is transmitted. The recessive trait will only be expressed by the offsprings that have two copies of these alleles. That means if both the copies of allele are same, that means this is the recessive one. So if this zygote, it is containing both recessive alleles, so then its character will be dominant or its character will be expressed. So these offsprings will breed true when self-cross. So now let us see what is this dominant and recessive. As I have just said, that the trait which expresses itself during the first or F1 generation, that is the dominant character. Example, round seed or violet colored flower, or as we have seen, the tallness of the plant. And recessive means the trait which is masked by the presence of dominant allele. Example, wrinkled seed or white colored seed, or as we have just seen, the small t, that is the dwarf plant. Now the law of segregation, that is the monohybrid cross. So Mendel observed that the traits which were absent in F1 generation reappeared in F2 generation. So this law explains that a pair of alleles segregate from each other
during gamete formation so that one pair of allele will be present in each gamete. And Mendel proposed this law after observing a pea plant with two different traits produced offsprings and all expressed the dominant character, but the following generation expressed the dominant and the recessive trait, that is the 3:1 ratio. Now let us study it with an example. Capital T and of that of the dwarf is small t. So the gametes segregation is taking place and the gametes are separated. So when these gametes they fuse together in F1 generation, as we are seeing that all the plants are tall because capital T is the dominating character. So this is the F1 generation. So when the plants of F1 generation is again it is self-pollinated. So the second generation or F2 generation so obtained. So after self-pollination, the gametes which are obtained, so these gametes are capital T and small t. And F2 generation, as we are seeing the F2 generation, this capital T hybridized with the capital T of another plant. So this is a tall plant that we are getting. Now this small t with small t, so that means this is a dwarf plant. Now this capital T and small t, it is giving you again capital T and small t means this is a tall plant, and this T and the capital T of another plant, this is giving again the tall plant. So that means, as you also seeing in the worksheet, we are having 3 tall plants and 1 dwarf plant. So this is known as phenotype. Phenotype means these 3 plants, as we are seeing, they are having a dominating character capital T. So these 3 are the tall plants and 1 is the dwarf plant. So phenotype means physically what we are observing. So this is a phenotypic ratio, and genotypic ratio is, as we are seeing here, 1 is pure tall and these 2 are they are having tallness as well as recessive character, that is the dwarf character also, and this one is the pure dwarf. So the genotype means genes if we are observing, so it will be 1:2:1. So this is the ratio of genotype. So hope students this monohybrid characters or monohybrid cross you must have understood. Now what are the questions? What are dominant and recessive alleles? So as we have just seen, these are the definition of dominant and recessive alleles. Dominating means which express itself during F1 generation, and recessive means which is masked by the presence of dominating allele. Now next question. Second question, draw a sketch of monohybrid cross showing laws of segregation. That I've just shown you this is the answer of second question. So you can draw the sketch from here for monohybrid segregation. And the third is define heterozygous. As we have just seen, heterozygous means when 2 chromosomes in a homolog pair are different, so it is a heterozygous or heterozygote. And the next question, a trait may be inherited but may not be expressed. Justify the statement with an example. So as I have already explained that a trait may be inherited and is not expressed. So in case of, as we have just seen that here, this capital T means tallness. So the plant appears to be tall, but this small t which is having a dwarf character, so it is recessive, it is not expressing itself. So as these 2 alleles in a chromosome, they are different, and so a trait which is inherited may not be expressed. So this dwarfness is not expressed as
the two alleles are different. So when these two alleles will be same, the recessive character will also be expressed. So hope students this answers must be clear to you. स्टडी कर चुके हैं और हिंदी में इसके अगर हम आंसर्स देखें तो पहला कह रहा है कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होंगे। प्रभावी लक्षण वह हैं जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, वह तो प्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी क्या है, जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। अब सेकंड आंसर का हमें चित्र दिखाना है तो हम इस तरह से चित्र दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक लंबा और एक बौना पौधा लिया है और उनका संकरण हमने चित्र के द्वारा दिखाया हुआ है। तो इस तरह से इसको मैंने पहले भी वर्कशीट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस तरह से आप इस चित्र को दिखा सकते हैं। विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। तो विषम युग्मजी क्या है कि जब समरूप जोड़ी में दो गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात कि एक प्रभावी है और एक अप्रभावी लक्षण होता है, तो वह विषम युग्मजी कहलाता है। ये हमारा थर्ड का आंसर है। और फोर्थ हमारा है एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, तो इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने उदाहरण में भी दिया था कि अगर एक पौधा टॉल है तो उसके अंदर ये दोनों जीन्स उसके अंदर हैं, तो कैपिटल टी का मतलब है कि वो देखने में तो पौधा लंबा है लेकिन उसके साथ साथ बौने पौधे का एलील भी उसके अंदर है, लेकिन यह व्यक्त नहीं है। यह व्यक्त कब होगा, जब कि दोनों एलील उसमें समान होंगे, तब ये जो अप्रभावी लक्षण है वह भी व्यक्त हो पाएगा। तो ये एक लक्षण जो है वंशानुगत तो है लेकिन व्यक्त नहीं हो पाता। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखें और उसके क्वेश्चन आंसर्स करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।